गाना, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जैसे आपने वो बॉडी पार्ट बताया ना कि एक्स वाई डिफाइन कर दो, एक्स टेंड्स टू वाई और वाई टेंड्स टू एक्स। हम्म। तो ये हमारा मेन बॉडी है, और एक एक उसकी चीज़ों को हम कोई जो भी फ्रेमवर्क से एक सब्सटेंशिएट करेंगे, राइट? तो सर, हम्म। ये जो बॉडी है उसमें हम यही लिखने वाले, राइट? तो क्वेश्चंस जो हम कनेक्टिंग पैरा में लिखेंगे वो उतने सेक्शन से ही रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, राइट? हाँ, तो अब जैसे हम जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो वैसे ही लिखेंगे ना, कि व्हाट डू वी मीन बाय एक्स एंड वाई। मतलब व्हाट डू वी मीन कि शिप इज सेफ इन द हार्बर, बट व्हाट इट इज नॉट व्हाट इट इज मेंट फॉर। फिर व्हाट डू वी मीन इफ शिप रिमेन्स इन द हार्बर एंड डज नॉट गो टू द सी, इस टाइप का। तो वही हमारा इसको डिफाइन कर रहा है, मेजर पार्ट्स को। अच्छा। ओके ओके। तो बेसिकली वो जो, यानी उसमें एक हाँ यानी फॉर एग्जांपल जब हम आप ये डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज ये आई कि समझ लो कि आर देयर एनी क्वालिटीज ऑफ द कैप्टन हु इज इन कमांड ऑफ द शिप, ऐसा हाँ कुछ। हाँ 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 तो वो हाँ। फिर अगर वो लिखा है तो तो हमें अगर, हाँ, वो तो इफ बॉडी पार्ट को इफ यू तो ऐड। डिफाइन इफ यू डिफाइन दैट इन योर क्वेश्चंस, मतलब आपने क्वेश्चंस में अगर वो एक पार्ट आपने पूछ लिया है, तो फिर आपको अपने बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं उसको एक दो पैराग्राफ में एड्रेस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ओके। लेकिन उसी ऑर्डर में एड्रेस करना होगा। मान लीजिए कि आपने उसको थर्ड क्वेश्चन रखा या फोर्थ क्वेश्चन रखा, तो आपको उस थर्ड, मतलब पहला दो क्वेश्चंस का लिखने के बाद ही वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। राइट। ओके हम्म। ओके। तो हम लोग अभी कहाँ तक पहुंचे थे कि हमने एक्स एंड वाई को डिफाइन कर दिया, एक्स को वाई से रिलेट कराया, जो हमारा मेजोरिटी फॉर्म किया हमारे ऐसे का 6 7 या 8 पैराग्राफ, 2 3 पेजेस, जिससे कि हमने वो जो टॉपिक आया है उस टॉपिक को ही हमने यहाँ पे एड्रेस किया। उसके बाद 1 या 2 पेजेस में हमने वाई टू एक्स को किया, मतलब जितना हमने एक्स टू वाई का लिया था उसका हाफ या उससे भी कम। मैं वाई से एक्स किया, अगर वाई नहीं हो तब एक्स का क्या होगा, इस टाइप से कोई चीज। ठीक है। अब लास्ट में पेनल्टीमेट, तो यहाँ पे पेनल्टीमेट लिखा हुआ है, वहां से हमने क्या किसको रिलेट कराया है, एक्स टेंड्स टू वाई को। ये एक्चुअली टेंड्स टू नहीं, हमने रिलेशन का साइन दिया था कि अब जब पेनल्टीमेट, मतलब लास्ट का 2 पेज बचा है या फिर लास्ट के 3 पेज बचा है, मतलब आप इसके बाद और 2 ही पेज लिखने वाले हैं या फिर 3 पेज ही आप लिखने वाले हैं, तो फिर आप एक्स को वाई से रिलेट कराएंगे। मतलब अगर एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बनना चाहेगा और अगर एक ह्यूमन बीइंग ह्यूमन नहीं बन पाएगा, तब वो रिलेशन 2 3 वैसा, कि अब एक्स को अगर वाई से हमें रिलेट करवाना है कि ह्यूमन को ह्यूमन बनाना ही है, या फिर शिप को जो कि हमने बहुत अच्छे से बना दिया है उसको हार्बर पे खड़ा कर दिया, उसको हमें ओशन भेजना ही है, तो वो रिलेटेबिलिटी यहाँ लेके आना है कि नहीं, वो करना ही पड़ेगा हमें। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हम ह्यूमन है तो हमें ह्यूमन बनना ही पड़ेगा। तो ये हमारा पेनल्टीमेट हो जाएगा कि जिसमें हम एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन को फुल्ली स्टैब्लिश कर दे रहे हैं। तो अब हम एक तरीके से जो हमने थ्रेड खोला था, जो एक हमने बॉक्स खोला हुआ था डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, उसका हमने सारा आंसर्स कर दिया है। एंड ये रिलेशन दिखा के हम उस थ्रेड को क्लोज कर रहे हैं। किसी ने हैंड रेस किया है, प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये बोल रहा था, आपका कोई ऐसे होगा इस फॉर्मेट में, आप इसके बाद वो दिखा सकते हो सर? यार मेरा पता मतलब नहीं मुझे कहाँ पे है, मेरे वो पास तो ज्यादा अभी इजी हो नहीं है। जाता। ठीक है सर, कोई बात। हाँ, मैं वही बोल, ठीक है, मतलब अभी जो मैं एब्स्ट्रैक्टली समझा रहा हूँ उस चीज को समझो, जितना समझ में आ रहा है यस सर, उसको यस सर। दे लो। कोशिश करो लिखने का। फिर बीच बीच में ऐसा करेंगे कि कोई लिख के अगर भेजा है और उसको लग रहा है कि हाँ उसने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे और उसमें देख लेंगे क्या कमी रह गई है। ठीक है। यार अब हमने ये वाला ही फ्रेमवर्क 2021 में बनाया हुआ था, इसको बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाला है कहीं से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, तो मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे उस तरीके से लिखा है कि नहीं कहाँ पे। ठीक है। तो अब ये हो गया। हाँ, तो ये हमारा पेनल्टीमेट पैराग्राफ हो गया जिसमें हमने एक्स को वाई से रिलेट करा दिया। अब आगे आते हैं कि डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो हमने जैसे बताया ना, पेस्टल एक डायमेंशन हो गया, स्पेलिक भी करके एक आता है कि सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, लीगल, इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूशनल एंड हिस्टोरिकल। तो ये फ्रेमवर्क्स हो गए, इसके हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। ये जीएस में भी बहुत यूज होता है, ये यहाँ पे भी आप लोग यूज कर सकते हो। फिलोसफिकल एसेस में मुझे लगता है कि अगर एथिक्स के जो वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, और इन जनरल जो लॉजिक होता है, जैसे पीएसआईआर में हम लोग अलग अलग थियरीज एंड स्कूल्स एंड लॉजिक्स पढ़ते हैं, उसके थ्रू अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा उभर के आएगा, विथ रिलेशन टू अगर आप सिर्फ जीएस का ही मोनोटोनस टर्म्स में लिखेंगे।
बिकॉज टॉपिक ही वैसा होता है ना, कि टॉपिक इतना अच्छा होता है कि आपको कुछ कुछ रिलेट कराना है, उसको किसी को किसी चीज से प्रूव करना है लॉजिकली उस तरीके से। एंड जब आप पैराग्राफ्स भी लिख रहे हैं तो आपने कोई थियरी या हाइपोथेसिस से शुरू किया उस पैराग्राफ को, उसके बाद आप एक एग्जाम्पल्स उसको प्रूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से इट्स बेटर टू राइट एनालिटिकल एंड उस टाइप के पॉइंट्स रादर देन जस्ट जीएस के पॉइंट्स। बट अगर कुछ नहीं आ रहा है और कुछ भी ध्यान में नहीं आए तो हमेशा ये सारे वेपन्स को अपने पास रखना है। पेस्टल, इंडिविजुअल, नेशनल, सोसाइटी, नेशनल, इंटरनेशनल, इस टाइप से। स्पेलिक हो गया, जीएस का अपने आप में सिलेबस ही की शुरुआत की आपने हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोसाइटी, फिर पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, देन आप आ गए इधर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड एथिक्स। तो ये हमेशा आपके पास जीएस का सिलेबस फ्रेमवर्क तो रहेगा ही। फिर आते हैं कि और क्या क्या आप डायमेंशंस कर सकते हैं। एक तो जीएस के डायमेंशंस हो गए जो सिलेबस से भी हमारे पास आ गए। उसके बाद करंट चैलेंजेस को आप टेम्पोरल डायमेंशंस में भी दिखा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक्स से वाई को रिलेट करा रहे हैं, तो आपको उसको कुछ कुछ पैराग्राफ्स को तो आप अपना हाइपोथेसिस दे के भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब शिप जो है वो बिल्ड ही इसी चीज के लिए हुआ है कि वो चैलेंजेस को फेस करे तभी वो अपने डेस्टिनेशन की ओर जाता है, मतलब वो जर्नी करने के लिए ही बना है। ये एक एनालिटिकल डायमेंशन हो गया, लॉजिकल डायमेंशन हो गया। अब उसमें चैलेंजेस क्या है कि आजकल शिप्स की क्वालिटी ही अच्छी नहीं बन रही है। ये एक टेम्पोरल डायमेंशन हो गया, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग उतना रेजिलिएंट बन ही नहीं रहे हैं। तो ये करंट चैलेंजेस को भी हम लोग कुछ लाके एंड देन उसका एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये चीज हो गया कि करंट चैलेंजेस एंड टेम्पोरल डायमेंशन हो गया। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग पेनल्टीमेट पैराग्राफ में एक्स एंड वाई को रिलेट करा चुके हैं, उसके बाद अब हम लोग क्या करें आगे, मतलब जब हम लोग कंक्लूजन की तरफ जाना है तो हम लोग कैसे लिखें। तो क्या कर सकते हैं कि y को ऊपर करना है x को, मतलब या तो हमारा अगर y नेगेटिव चीज है वो ऊपर जा रहा है एंड मेरा x पॉजिटिव चीज है वो नीचे जा रहा है, तो हम सॉल्यूशंस देंगे कि y को नीचे कैसे करें, x को ऊपर कैसे करें। या फिर अगर y से वर्सा है, मतलब पॉइंट ये है कि अगर मेरा एजुकेशन, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स तो बन गए लेकिन हम ह्यूमेन नहीं बन पाए, तो ह्यूमेन को कैसे बनाना है, तो वाई मेरा ऊपर कैसे हमको करना है, एंड सिर्फ ह्यूमन बीइंग कैसे नहीं बन के रह जाना है, तो मेरा एक्स जो नीचे आ रहा है, मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग को कैसे कम करना है एंड ह्यूमेन वाले पार्ट को कैसे उठाना है। तो वो हमारा सॉल्यूशंस वाले पार्ट में आ गया जो हमारा कंक्लूड करते जा रहे हैं हम लोग बाद में। तो ये हो गया मेरा वाई अपवर्ड्स करना एंड एक्स को नीचे करना। शिप अगर है वो हार्बर के पास है, तो सिर्फ उसको हार्बर के पास नहीं रखना है, एक्स को नीचे लेके जाना है। उसको कैसे हमें चैलेंजेस फेस करवाने ओशन में भेजना है, तो वाई को हम कैसे ऊपर लेके जाएंगे, कैसे रेजिलियंस बिल्ड करेंगे, ईक्यू बिल्ड करेंगे, आईक्यू बिल्ड करेंगे, स्किल्स सीखेंगे, अपने आप को कंपैशनेट बनाएंगे। तो उस तरीके से हम अपना वाई बिल्ड करेंगे और उस तरीके से हम अपने सर्कल जो एक छोटा सा सर्कल है, कुआं का मेढक बन के एक एक्स बन के नहीं रहेंगे। तो ये है इसका मतलब। तो इससे क्या होगा कि आप पेनल्टीमेट जो आपने एक्स एंड वाई को रिलेट करवाया उसके बाद आप बहुत ब्यूटीफुली अपना कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सोल्यूशंस हम लोग लिखने की बात करते हैं तो वो इसी में आ जाएगा सोल्यूशंस। समझ में आ गया सबको कि वाई ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब हो गया। अब देखो, जो वाई से हम लोग एक्स की तरफ जा रहे थे, बीच में जो सिक्स्थ वाला पॉइंट था, उसके लिए हमने ये भी सोचा था कि अगर वाई से एक्स की तरफ नहीं गए तो क्या प्रॉब्लम होगा। मतलब मान लो कि एजुकेशन पे कुछ आ गया कि मोरालिटी नहीं है एजुकेशन के साथ, तो उसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या, कि ओपेनहाइमर इतने एजुकेटेड थे और उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो उससे फिर अब आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई। हिटलर एजुकेटेड था, इंटेलिजेंट था, लेकिन मोरालिटी एंड एथिक्स नहीं थे, तो उसने कितने सारे जुल्म कर दिए। तो ये चीज क्या है कि वाई से एक्स नहीं जाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी एंड देन उसके सॉल्यूशंस। तो ये हमें एक और डायमेंशन उस तरीके से खोल के देता है, सोचने के लिए भी एक और तरीका देता है। अब और क्या क्या चीज है, तो हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो पॉजिटिव्स को प्रमोट कीजिए एंड नेगेटिव्स को दिखाइए कि कम कैसे कर सकते हैं। अब स्टेप्स तो जैसे हम आ गए कि डिफरेंट, हमने अगर आईएसएनआई फ्रेमवर्क ले लिया, इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशनल, इंटरनेशनल, या फिर एक पर्सन के लिए हमने डिफरेंट डायमेंशंस ले लिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल। तो हर डायमेंशन में पॉजिटिव्स को कैसे प्रमोट करें एंड नेगेटिव्स को कैसे कम करें, वही मेरा सॉल्यूशंस भी बन सकता है। तो मुझे अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक तरीका मैंने सोचने का क्या बताया कि वाई को ऊपर ले जाओ, एक्स को नीचे ले जाओ। तो वाई को ऊपर ले जाओ और एक्स को नीचे ले जाओ को सोचने का तरीका और क्या है कि स्टेक होल्डर्स बना लो। मतलब कि अपना अलग अलग डायमेंशंस, या तो इंडिविजुअल का ही डायमेंशंस बना लो, या फिर मान लो कि कोई एक प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो उसको किस किस लेवल पे सॉल्व करना है, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशनल। तो वो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए पॉजिटिव्स को प्रमोट करो एंड जो एग्जिस्टिंग नेगेटिव्स है उसको कम कर दो। तो उससे जो लास्ट का 2-3 पेजेस है
जो मेरा पेनल्टीमेट टॉपिक के बाद से कंक्लूडिंग टॉपिक्स में है, तो उससे मेरा बहुत अच्छे से ये ब्यूटीफुली एक थ्रेड में आ जाता है। और एक और तरीका इसको लिखने का, एक तो हो गया कि पॉजिटिव्स को आप कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव्स को आप प्रमोट कर रहे हैं एंड नेगेटिव्स को आप कम कर रहे हैं। इसको आप चेक्स एंड बैलेंसेस के भी टर्म्स में देख सकते हैं। मतलब अगर आप वाई को ऊपर ले जाएंगे ना एक्स को नीचे करेंगे तो सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस में रहेगा। अगर आप एजुकेशन विथ मोरालिटी लेके आएंगे तो सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस में रहेगा। अगर आप शिप को ज्यादा रेजिलियंट और ईक्यू वाला बनाएंगे तो ज्यादा मेंटली टफ एंड इमोशनली बेटर ह्यूमन बींग्स बनेंगे, उसके कारण जो पूरा वर्ल्ड है उसमें वायलेंस एंड जो अभी नेगेटिविटी छाई हुई है वो कम हो जाएगा। तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया, प्रमोटिंग द पॉजिटिव्स एंड डिक्लाइनिंग द नेगेटिव्स हो गया, एंड थिंकिंग अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ ईच स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। समझ में आया सबको? थोड़ा फास्ट हो गया, फिर से समझाऊं? कोई कुछ बोलो। एनालिटिकल वर्सेस जीएस टाइप ऑफ पॉइंट। तो एनालिटिकल पॉइंट क्या हो गया कि मान लो ये शिप वाला एग्जांपल लेते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग एम आई डिजाइंड टू बी restricted, or am I, or my soul is designed to be free? Am I designed to just be at one place, live just one sort of life, or am I designed to be creative, to explore my inner creativity, to explore the world around me? ये एनालिटिकल चीज हो गई। एंड जीएस टाइप ऑफ पॉइंट क्या हो गया कि मैं शिप हूं, तो इकोनॉमिकली या फिर एक एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इकोनॉमिक के टर्म्स में देखूं तो मैं एक ही जगह रहूंगा तो मैं अच्छे से अपना ये कमा नहीं पाऊंगा। मैं अगर बाकी जगह एक्सप्लोर करूंगा वर्ल्ड में तो शायद मैं इकोनॉमिकली अपने आप को अच्छा कर लूं। पॉलिटिक्स के सेंस में देखें तो अगर मैं ज्यादा रैशनली नहीं सोचूंगा या फिर मैं अपने थॉट्स को इंक्रीज नहीं करूंगा तो फिर मैं हो सकता है कि ये पॉलिटिकली बैकवर्ड रह जाऊं, आगे नहीं जाऊं। तो वो जीएसटी के टाइप के पॉइंट हो गए। एंड एनालिटिकल हो गया कि आपको एक स्पेसिफिक इशू या लॉजिक को लेके आ रहे हैं एंड देन आप उसको ये कर रहे हैं। दोनों से अच्छा फ्लो आएगा, दोनों से अच्छा लॉजिक बनेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप सोच किसके टर्म्स में इजीली पा रहे हैं एंड किससे ज्यादा अच्छा थ्रेड बन रहा है। लॉजिकल वाला पॉइंट सोचना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसके लिए क्या है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब एक तो वेल रेड होना पड़ेगा एंड दूसरा कि आपको तुरंत तुरंत उसके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी आने चाहिए। जीएस वाला टर्म्स में सोचना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज एक तो आपके पास पहले से फ्रेमवर्क है तो आपको पॉइंट्स की कमी नहीं है एंड उसके अगेंस्ट आपके एग्जांपल्स की भी कमी नहीं है। ठीक है, अब और लोगों के क्या आए हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस समझ में नहीं आया। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का ये मतलब हुआ कि आपने पेनल्टीमेट पैराग्राफ लिख दिया है अपना, जिसमें आपने एक्स एंड वाई का रिलेशन कर दिया है। अब आपको सॉल्यूशंस देने हैं क्योंकि आपने पूरे इसमें ये एक आंसर की तरह बॉडी बता दिया है। अब हम लोग एंड जो करते हैं उसमें सॉल्यूशंस देते हैं कि चलो अब इसको और इम्प्रूव करना है, या फिर चीजें अभी जैसी हैं उसको स्टेटस क्वो से और इम्प्रूव करके आगे लेके जाना है, तो आप क्या करेंगे? तो एक तो तरीका है कि आप सिर्फ पॉजिटिव्स लिस्ट डाउन करते जाएं एक चीज को लेके, कि अगर आप सिर्फ ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमेन अगर रहना है तो ह्यूमैनिटी को लेके आप पॉजिटिव्स करते जाएं। या फिर कोई शिप है वो तैर ही रही है, वो एक्सप्लोर ही कर रही है, आप सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करते जाएं। या फिर आप चेक्स एंड बैलेंसेस के अप्रोच से लेके आए कि नहीं, अगर ह्यूमन बीइंग है सिर्फ, तो सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, सेल्फिश नहीं रहूंगा, मैं ह्यूमेन के तरफ। तो आप जो पैराग्राफ अपना फ्रेम कर रहे हैं उसमें आप एक्स एंड वाई दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मैं वाई को भी बढ़ा रहा हूँ एंड एक्स को कैसे मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं शिप वाला एग्जांपल लूं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने किनारे में नहीं रहूंगा, मैं बाहर भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन, मेरे सामने सोल्यूशन क्या होगा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो उससे मैं और दुनिया के बारे में सीखूंगा और ओपन माइंडेड बनूंगा और एक अच्छा इंडिविजुअल बन सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद और आप चेक्स एंड बैलेंसेस क्या रख सकते हैं कि अगर मैं रह गया मतलब, तो बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है आप हर पैराग्राफ में दोनों एक्स एंड वाई एस्पेक्ट को लेके आ रहे हैं। एक एस्पेक्ट को आप ऊपर दिखा रहे हैं, एक एस्पेक्ट को आप नीचे दिखा रहे हैं, इस तरीके से। चैलेंजेस लास्ट में ना लिखकर चैलेंजेस का हर एक डायमेंशन के लास्ट में वही लिख सकते हैं, सेम फॉर द सॉल्यूशन टू। सर चैलेंजेस लास्ट में ना लिखकर अगर चैलेंजेस हर एक डायमेंशन के लास्ट में लिख सकते हैं एंड सेम फॉर सॉल्यूशन, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला अप्रोच भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि पैराग्राफ का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड आपको फिर चैलेंज का भी एग्जांपल देना होगा एंड सॉल्यूशन का भी एग्जांपल देना होगा, या फिर दोनों में से कोई एक चीज का आप एग्जांपल दे पाएंगे। तो बेसिकली आप क्या देखेंगे कि आपका एक पैराग्राफ ही मोर देन हाफ द पेज ले रहा है। तो ज्यादा लंबे पैराग्राफ्स भी नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज उससे इंटरेस्ट लूज होने लगता है उसको पढ़ने में और सेंटेंस भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बट येस, दिस इज वन थिंग विच कैन बी डन। वाई को इंक्रीज करना, एक्स को डिक्रीज करना, तो मतलब वाई एंड एक्स, तो आपने टॉपिक को दो पार्ट में तोड़ा हुआ है। एक पार्ट जो है आपका थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन वाला है, एक पार्ट थोड़ा पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला है। या फिर
एक पार्ट जो है आपको वहां से दूसरे पार्ट की ओर जाना है। जैसे लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, या फिर शिप्स आर नॉट फॉर, मतलब दे आर सेफ इन हार्बर बट दे आर नॉट मेंट फॉर इट। तो वाई हो गया कि दे आर नॉट मेंट फॉर इट। तो आपको एक्स को वहां से लेके जाना, हार्बर से उसको ओशन पे लेके जाना है। तो इस तरीके से आपका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आप उसको ज्यादा अच्छा दिखाएंगे, एंड एक्स जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको आप बोलेंगे कि मैं इसको कर्ब कैसे करूं, इसको कम कैसे करूं मैं। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया लोगों को? और कुछ क्वेश्चंस? ठीक है, इतना हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म हम्म, किसी को और इसमें कुछ क्वेश्चंस है क्या? तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक दो एसेस देख लेते हैं कि उसमें क्या कर सकते थे। और ये फ्रेमवर्क हमने ऐसे ही बनाया था। अगर इसको मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, स्टार्ट करें किसी एनेक्डोट या स्टोरी से। कोशिश करें, अगर एनेक्डोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो वही एनेक्डोट समझा दे कि आप टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं, जो जस्टिफाई कर दे उस स्टेटमेंट को जो टॉपिक आया हुआ है, एंड उसका सिग्निफिकेंस भी समझा दे। अपनी कोई स्टोरी बना रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि ये आपको एंड में क्लोज भी उसी से करना है, ताकि आप एक अच्छा थ्रेड बना पाए पूरी स्टोरी को। कनेक्टिंग पैराग्राफ में आप क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपका सब टॉपिक बन जाएगा, आपको डायरेक्ट करेगा पूरे एस्से के दौरान, आपको भटकने नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपने थीसिस पैराग्राफ में, जिसमें कि हम बेसिक टर्म्स को डिफाइन करते हैं। अगर नॉलेज है, ह्यूमैनिटी है, विजडम है, एजुकेशन है, तो उन सबको आप डिफाइन कर देंगे, छोटा सा पैराग्राफ होगा। फिर हम आ जाते हैं अपने जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उसको आंसर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हम पहले एक्स एंड वाई टॉपिक को, जो हमने दो भाग में बांटा हुआ है, उसको हम समझाएंगे कि उसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स देंगे। देन जो मेरा बेस बनेगा पूरे ऐसे का वो होगा कि एक्स से हम वाई तक कैसे जाएंगे, या फिर हम रिलेट, मतलब एक्स से वाई को हमको लेके जाना है, क्या उसका एडवांटेजेस है, क्यों हम लेके जाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट क्या आएगा कि अगर एक्स मतलब वाई से एक्स, मतलब अगर एक्स नहीं हुआ या फिर वाई नहीं हुआ तो एक्स का क्या मतलब होगा। ठीक है। सेवेंथ जो हमारा जस्ट पेनल्टीमेंट आया कि एक्स एंड वाई को हमने रिलेट करा दिया अच्छे से, कि हमने ये बता दिया कि देखो एक्स से वाई जाने के फायदे क्या क्या हैं, और अगर वाई से हम लोग एक्स आ रहे हैं, मतलब अगर वाई नहीं हो पाया तब हमारा नुकसान क्या क्या है। तो ये हमने थोड़ा सा समराइज करके एक्स एंड वाई का रिलेशन दिखा दिया, और ये हमारा पेनल्टीमेट सब टॉपिक टाइप का बन गया। उसके बाद हम घुस रहे हैं कंक्लूडिंग सब टॉपिक्स में। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि हम बैलेंस्ड अप्रोच लेंगे, हम पॉजिटिव्स को प्रमोट करेंगे, नेगेटिव्स को कम करने की कोशिश करेंगे, एंड इसको हम लोग स्टेक होल्डर्स के लिए करेंगे। स्टेक होल्डर्स इनवर्ड्स भी हो सकते हैं एंड आउटवर्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब अपने लिए स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, ये टाइप के भी हो सकते हैं, या फिर बाहर इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन भी हो सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब हम लोग कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स की ओर बढ़ रहे हैं, फिर कंक्लूजन लिख रहे हैं, कि हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस का अप्रोच लेंगे, जिसमें कि हम लोग वाई को ऊपर करने के तरीके बताएंगे, एक्स को नीचे करने के तरीके बताएंगे। मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो कि सिर्फ खाने पीने एंड सर्वाइवल पे बेसिस करता है, सेल्फिश रहता है, वो नहीं रहेंगे। ह्यूमन बनने के लिए कंपैशनेट, एम्पैथी, ये सब कैसे इनकलकेट करेंगे वो बताएंगे हम लोग। तो उस तरीके से हम लोग बहुत ब्यूटीफुली अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। लास्ट का एक दो पैराग्राफ जो होगा कंक्लूजन का, वो या तो जो स्टार्ट की एनेक्डोट या स्टोरी है उसको एंडिंग करेंगे अच्छे थ्रेड में, या फिर अगर मान लीजिए एनेक्डोट को आपने शुरू में ही एंड कर दिया है अपना ओपनिंग पैराग्राफ में ही, तो फिर आप यहाँ के कोई अच्छा कोट या फिर कोई अच्छा किसी बड़े इंसान का ये उन्होंने कुछ बोल के गए हैं, या फिर कोई रिलेटेबल कॉन्सेप्ट, वो आप लिख के यहाँ पे अच्छे से एंड करेंगे। तो दिस इज द होल एसे। समरी में सब कुछ समझ में आया? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स क्या रहते हैं? इफ मोस्ट पीपल फॉलो द सिमिलर फ्रेमवर्क एंड सिमिलर तरीके से ही तोड़ते हैं सब फिलोसफिकल टॉपिक को, इज इट हाउ मेनी डायमेंशंस यू कवर प्लस एग्जांपल्स एंड सब? नहीं, ऐसा नहीं है यार। आई डोंट थिंक कि पीपल इतना अच्छे से एक्स एंड वाई को तोड़ते हैं एंड समझ भी जाते हैं फिलोसफी। देखो, पहले पहले तो कुछ कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं टॉपिक्स को। एक चीज जो हमेशा ध्यान रखना कि डू नॉट गो फॉर एग्जॉटिक टॉपिक्स। जो टॉपिक पढ़ते के साथ समझ में आ रहा है एंड लग रहा है कि हाँ मेरे पास कंटेंट है, या फिर लग रहा है कि मैं सोच लूंगा उसको, उसी के साथ जाओ। ये मत सोचना कि सब कोई इसी के बारे इसी को लिख रहा होगा तो इसको क्यों लिखें। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है कि चूज अ गुड ऐसे विच यू अंडरस्टैंड एंड विच यू थिंक दैट यू वुड बी एबल टू जनरेट पॉइंट्स विद एग्जांपल्स। तो कुछ लोग यहाँ पे ही नहीं समझ पाते। कोई एक भी अगर तुम एस्से का टॉपिक नहीं समझ पा रहे हो, कुछ अलग डायरेक्शन में चले गए, तो तुम्हारा वहीं पे तुम आउट हो। उसके बाद क्या है कि अच्छे से एक्स एंड वाई को तोड़ना, मतलब पहले तो अपने दिमाग में वहां फ्रेम कर लेना कि हाँ एक्स ये वाला पार्ट है टॉपिक का एंड वाई ये वाला पार्ट है। ये बहुत बड़ा आर्ट है। कुछ कुछ टॉपिक्स इजी होंगे जो तुम्हें एकदम ही दिख जाएगा, कुछ कुछ टॉपिक्स इतने इजी नहीं होंगे। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो कनेक्टिंग पैराग्राफ में तुम क्वेश्चंस लिख रहे हो, जो कि तुम्हारा पूरा अपना एक ऐसे को डिफाइन कर दे रहा है, कई लोग ये चीज नहीं करते हैं, तो तुम देखोगे कि ऐसे बहुत हैफाजार्ड मैनर में चलता है।
नहीं लिख पाते हैं लोग अच्छे से, एक वेल नेट ऐसे एक फ्लो के साथ नहीं लिख पाते हैं। क्यों फ्लो के साथ नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने लिए ही अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा पहले ये एड्रेस करूंगा, उसके बाद ये एड्रेस करूंगा, उस फ्लो में मैं चलते जाऊंगा, वो नहीं कर पाते हैं। अब हाउ मेनी डायमेंशंस, ऑफ कोर्स 5 6 7 8 डायमेंशंस एक के लिए, फिर दूसरे के लिए 3 4 डायमेंशंस, आप जितने डायमेंशंस कवर कर रहे हैं वो मैटर करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर पैराग्राफ क्या हुआ कि कोई एक डायमेंशन या कोई एक लॉजिक या कोई एक हाइपोथेसिस से शुरू हुआ, उसका आपने एक दो सेंटेंस में उसको समझाया, एंड देन उसका एग्जाम्पल लिखा। अब ये कितनी डिफिकल्ट बात है कि आपको दो एसेज हैं जिसमें कि आप मान लीजिए कि करीब 15 पैराग्राफ्स लिखेंगे बॉडी के लिए। मैं बाद में पेनल्टीमेट कंक्लूजन इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी में आप 15 पैराग्राफ्स लिखेंगे तो आपको 15 हाइपोथेसिस बनाना आना चाहिए, 10 से 15 मान लीजिए, एंड 10 से 15 रिलेटेबल एग्जाम्पल्स आने चाहिए उस हाइपोथेसिस के लिए। तो वैसा टाइप का मटेरियल बहुत मुश्किल से आता है, मतलब सब कोई को हर टाइप पे नहीं समझ में आएगा। तो कोई कोई आपको आपको खुद ऐसा फील होगा आप जब लिखेंगे, तो कुछ कुछ हाइपोथेसिस के लिए आपको एग्जाम्पल्स नहीं समझ में आएंगे, कुछ कुछ हाइपोथेसिस को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है। तो इट्स नॉट दैट एवरीबडी विल बी एबल टू डू इट। ये बहुत हाई लेवल के प्रेप के साथ आता है। एंड हाँ हाँ, डायमेंशंस मैंने बता दिया, एंड सब्सटैंशिएट आर्ग्यूमेंट्स, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं तो मतलब वही आपके एसे को बहुत अच्छे से बनाता है। एंड उसमें एक फ्लो अगर आप दिखा पा रहे हैं कि मैंने यही हाइपोथेसिस इस टाइम पे क्यों चुनी, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब गया हूं तो फिर इसी चीज से, इसी लॉजिक से मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ। तो दैट ऑल्सो सेट्स अ गुड पॉइंट। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल ऐसे इस पे जो लोगों ने लिखे हैं। हम्म, हाँ ये है कैसे, तो संस्कृति नहीं, वंशिका है क्या यहाँ पे? वंशिका, आर यू देयर? हाँ, तो वंशिका ये आपका ऐसे है जो आपने काफी पहले मुझे भेजा है। इट इज इजी टू स्टैंड विद द क्राउड, इट टेक्स करेज टू स्टैंड अलोन। ठीक है, तो इसमें एक्स तो बहुत इजीली दिख रहा है कि स्टैंडिंग विद द क्राउड एक्स है मेरा, इजी है वो, एंड करेज टू स्टैंड अलोन मेरा वाई है। तो मुझे एक्चुअली इस ऐसे को कैसे ट्रेंड कराना है, ये बताना है कि भाई देखो, एक्स से वाई जाना क्यों जरूरी है, क्यों एक्स इजी है एंड क्यों वाई में करेज चाहिए। फिर वाई टू एक्स क्या हो जाएगा कि अगर हम स्टैंड अलोन नहीं कर रहे करेज के साथ, केवल क्राउड के साथ ही स्टैंड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा वर्ल्ड का, जो कि हम लोग देख रहे हैं अभी आसपास। उसके बाद एक्स एंड वाई का रिलेशन, कि क्राउड के साथ स्टैंड करना तो इजी है, लेकिन क्यों जरूरी है कि स्टैंड अलोन भी किया जाए। तो हमने पूरे ऐसे में वो चीज को बताया है कि क्यों जरूरी है कि स्टैंड अलोन किया जाए, करेज लाया जाए, हमेशा इजी पाथ नहीं चूज करना है। और फिर वाई को ऊपर करना, एक्स को नीचे करना, करेज को बढ़ाना अपने अंदर। क्या कैसे कैसे करेज को बढ़ा सकते हैं, करेज को बढ़ाने से सब स्टेक होल्डर्स को क्या क्या फायदा होगा, एंड कैसे इजी पाथ नहीं लेना है क्राउड के साथ स्टैंड करने का, क्योंकि उसके रिपोर्कशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसका एक दो पैराग्राफ में। और एंड में कि जो करेज के साथ स्टैंड करता है वो कितना आगे खुद को भी लेके जाता है दुनिया को भी लेके जाता है। अगर हमने किसी अच्छे एनेक्डोट से शुरू किया था तो उससे हम लोग एंड कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे इस एवरीबडी इज एबल टू सी दिस ऐसे, सबको ये दिख रहा है स्क्रीन? वंशिका आप अनम्यूट करेंगी एंड आप डिस्कशन में साथ रहेंगी, ठीक है? ओके। हाँ, बिकॉज ये चल रहा है। तो जो फर्स्ट थिंग है, द डे आफ्टर इमरजेंसी वॉज इम्पोज इन 1975, रामनाथ गोयनका। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं ना, तो डू नॉट चूज कंटेस्टेड या फिर पॉलिटिकली चार्ज्ड इवेंट्स एंड पॉलिटिकली चार्ज पर्सनालिटीज, नेवर डू दैट। तो स्टार्टिंग ही ओके। इतनी खराब है ये कि मैं देखते के साथ ही मतलब मेरा नेगेटिव कॉनोटेशन हो गया था इस ऐसे को, कि क्यों, मतलब इतना अच्छा टॉपिक है, इतने सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन यही चीज को क्यों चुना है ये इंसान। तो वॉज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन यू चोज दिस? आप गांधी जी को चुन सकते थे, आप नेल्सन मंडेला को चुन सकते थे, आप हिस्टोरिकली किसी को आप राजा सुहेल देव को चुन सकते थे, आप किसी को भी चुन सकते थे, मतलब व्हाई ओनली दिस? Actually, the teacher in our coaching used to start with this only. So, yeah, I just use it.
but तो it's यार right, it's मतलब very किसी contested. और का कुछ ये है, कोई बेंट हाँ. ऑफ माइंड है, कुछ ये है, तो तुम उससे इंस्पायर होके अपना अटेम्प्ट बिगाड़ लोगे। No, the example was fitting, but yeah, it's right, it's very contested example. सो Now it's even more. सब कोई अपने नोट्स में लिख लो यार कि आप कुछ भी एग्जाम्पल्स देंगे या फिर एटलीस्ट अपना एनेक्डोट जो आप शुरू कर रहे हो, जो आपका बेस है ऐसे का, आप उसमें कभी भी कोई कंटेस्टेड इवेंट या कोई कंटेस्टेड पर्सनालिटी से आप कभी शुरू नहीं करेंगे। मतलब ये एकदम सीधे सीधे दिखा दिया कि क्या मतलब कोई एक्टिविस्ट आ रही हो क्या, या फिर क्या लेफ्टिस्ट बेंट ऑफ माइंड है या कुछ भी है। यू डू नॉट नो हु इज चेकिंग योर पेपर, व्हाई डू यू हैव टू शो दिस इफ यू। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, अगर तुम ऐसे पर्सन हो तब तो ठीक भी है कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखूंगा जो लिखूंगा। पर अगर तुम ऐसे पर्सन नहीं हो और तुम इस चीज से लिख रहे हो, तो तुम्हारा तो अटेम्प्ट बेमतलब वो चला गया ना। हाँ, correct. ठीक है, तो एक्सट्रीमली बैड ठीक है. एनेक्डोट टू स्टार्ट हम्म. विथ। नेगेटिव मतलब अगर नेगेटिव दिया जा सकता है यूपीएससी में तो मैं दे चुका होता है इसमें। ठीक है। इट इज सेड दैट सीक्रेट टू हैप्पीनेस, हाँ, एकदम डिस्कनेक्टेड ऐसे, मतलब कुछ भी हो रहा है कहीं से, कुछ भी टॉपिक पे तुम शुरू कर दे रही थी। ड्यू अब जब इतना मैंने समझाया उसके बाद अगर तुम अपने ऐसे पढ़ोगे, तुमको क्या ये चीज लग रही है, एम आई मतलब क्या मेरा जो ये फीडबैक Yeah, है। now this essay is exactly opposite to what I have written. नहीं, छोड़ Because दो मतलब लीव की मैंने जो आइडियल तरीका, जब जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया था उसके थ्रू तुम नहीं लिख रही हो, बट इन hmm, जनरल भी क्या तुमको ये पढ़ने के बाद कोई कनेक्ट दिख रहा है, एक थ्रेड दिख रहा है, कि रैंडमली no, तुम no, कहीं no. भी जंप कर रही हो। Correct. क्या तुमने अपने लिए शुरू में ही कुछ सब टॉपिक्स या कुछ एक थ्रेड डिफाइन किया कि मैं ऐसे ऐसे चलूंगी, एक पाथवे पे चलूंगी? कहीं भी ऐसे पे तुमने ये चीज डिफाइन किया? No, I was just picking the values and then I was fitting it in the essay. क्यों? So मतलब that's वो what वैल्यूज Connect को भी was लेके वाई आर missing. यू स्पिटिंग इट, हैव यू डिफाइंड अ डायरेक्शन? जैसे तुम्हें प्रूव करना है ना भाई कि हाँ, इट इज इजी टू स्टैंड विद द क्राउड, इट टेक्स करेज टू स्टैंड अलोन। हैव यू टेकन अ पाथवे टू प्रूव इट? No, I actually just picked up the values and then I started. I should have connected it, but हाँ, तो ये क्या हो गया कि रैंडम जीएस का आंसर जो मन में आया, कोई एक पॉइंट उठाया उसको लिख दिया। ठीक है। उसके बाद जब आप इतने okay. सारे ऐसे अंडरलाइन करते हो ना, तो ये आपको और मतलब अनरीडेबल बना देता है पूरे ऐसे को। Okay. इतनी सारी चीजें अंडरलाइन नहीं करते। आप पूरे पैराग्राफ में एक या दो या तीन, एट मैक्स तीन कीवर्ड्स या की कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरलाइन करते हो, ऐसे आप लाइन लाइन पूरा नहीं अंडरलाइन कर देते हो। ठीक है। Okay. अब आते हैं, हाँ, कहीं बीच में कोविड आ गया, फिर कहीं करेज आ गया, फिर बीच में परसिवरेंस आया, कहीं कंपैशन आ गया। मतलब बेसिकली पढ़ने का मन नहीं किया, ऐसे बहुत मुश्किल से मैं पढ़ा। एंडिंग समझ ही में नहीं आया कि हाँ अच्छा ठीक है अब एंड हो गया 4 पेज में। एंड क्यों एंड हुआ, और इसी चीज में क्यों एंड हुआ? लिंकन आ गया बीच में अचानक से। तो अब अगर इस ऐसे को लिखना होता वंशिका, तो कैसे, हाउ डू यू प्रोसीडेड? Okay. So first, I would have given anecdote, another anecdote, I guess, हम्म। somewhere related to some freedom fighter, हम्म। and then connecting paragraph, I would have defined what meant with the crowd and what meant alone, हम्म। the keywords, नहीं, and then in the कनेक्टिंग में आप क्वेश्चंस पूछेंगे कि oh व्हाई इज sorry, इट हाँ इजी टू हाँ स्टैंड विद द क्राउड, व्हाई डज इट टेक करेज टू हाँ स्टैंड correct. अलोन, व्हाट हम्म. हैपेंस इफ समवन डज नॉट टेक्स द करेज टू स्टैंड अलोन। Okay, so thesis में we have to define the keywords. हाँ, उसके बाद वाले पैराग्राफ में यू डिफाइन कि व्हाट डज स्टैंडिंग विद द क्राउड मींस, Oh, okay, व्हाट डज करेज टू स्टैंड अलोन मींस, उसके एग्जांपल्स। मतलब स्टैंडिंग विद द क्राउड उसका मीनिंग, एंड देन उसका एग्जांपल, करेज टू स्टैंड अलोन उसका मीनिंग, उसका एग्जांपल। okay, and then how can we stand with हाँ। alone? हाँ। तो उसमें वो करेज वाली वैल्यूज आ देंगे, हाँ, लाइक उसके बाद कि करेज अब, होना चाहिए, ये होना हाँ, कि इजी चाहिए. टू स्टैंड अलोन था लेकिन अब मुझे करेजियस बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? हम्म. हम्म. तो 5 6 डायमेंशंस. हाँ, उसके बाद फिर अगर मैं दोबारा इसमें आऊंगा कि अब अगर मेरे पास करेज नहीं रहा स्टैंड अलोन करने का, मैं इजी पाथ ही लिया, तो उसके नेगेटिव्स क्या क्या होंगे? उसमें दो तीन क्या डायमेंशन। क्या होंगे? उसके बाद, मतलब नो सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह. हाँ, उसके बाद फिर क्या हो गया कि अब हमें कैसे स्टैंड अलोन, मतलब करेज लेके स्टैंड अलोन करना है कुछ जगह पे, एंड हमेशा स्टैंड नहीं करना क्राउड के साथ। वो मेरा पेनल्टीमेंट हो गया जिसमें मैंने रिलेशन दिखा रहा उसका, एंड सोल्यूशंस फिर उसी से मैं बट फ्लो करवा दूंगा।
बट सॉल्यूशन तो जैसे जैसे वी आर राइटिंग कि एक्स कैसे करेज दिखाएगा, हम्म। तो उसमें आ रहा है सॉल्यूशन बिकॉज एक्स वुड हैव दिस वैल्यू सो ही वुड बी एबल टू शो करेज, और देन एग्जाम्पल, फिर हाँ उसके तो बाद सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे? हाँ तो सोल्यूशंस ये हुआ ना कि मैं उसको उस तरीके से, अब करंट कंटेक्स्ट मान लो कि मैंने वैल्यूज के टर्म्स में दिखाया कि करेज क्यों लाना जरूरी है एंड कैसे कैसे करेज आता है, ठीक है। अब लास्ट में हम्म। मैं टेम्परल तरीके से ले आऊंगा कि करंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एंड वहां पे कैसे जो वैल्यूज मैंने ऊपर डिस्कस की उसके हेल्प से मैं कैसे डिफरेंस लेके आ सकता हूँ। ओ तो वो अच्छा। वाई को ऊपर कर, हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि करंट वर्ल्ड में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वॉर्स हैं हर जगह पे, तो हाउ डज वन पर्सन, या फिर क्लाइमेट चेंज है, तो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट अगर हम्म। स्टैंड अलोन कर रहा है, अपना करेज दिखा रहा है, तो कैसे वो इजी पाथ को नहीं चूज कर रहा और वो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा कर रहा है, ठीक है। अगर लोग हेट पे ही जा रहे हैं तो वो उस क्राउड के साथ ही जाना हो गया, लेकिन कैसे कोई एक बंदा अगर पीस से उनके सामने खड़ा है गांधी जी का एग्जाम्पल लेके, तो इस तरीके से यू आर शोइंग कि वाई को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ एंड एक्स को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। हम्म। समझ गए। ठीक है। एंड हम्म। लास्ट में कोई अच्छा सा कोट कर सकते थे, या फिर कोई अच्छी सी और एक स्टोरी लेके आ सकते थे, या फिर शुरू वाले एनेक्डोट को एक ये कर सकते थे कि और अगर एक और एनेक्डोट। गांधी जी से मैंने शुरू किया कि वो अकेले खड़े रहे and अंग्रेजों से आजादी दिलाई, तो लास्ट में हम ये कर सकते हैं ना कि आज गांधी जी के चलते ही हम ये पूरा ऐसे लिख पा रहे हैं, पूरा पैराग्राफ ये कर पा रहे हैं कि एक आदमी खड़ा रहा था। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आगे उस चीज को कंटिन्यू करें आगे के जनरेशन के लिए। कोई अच्छा सा ओके। गीता का कोट हो गया या फिर कोई और कोट हो गया, वो हम लोग उससे एंड कर सकते हैं। हम्म। गॉट इट। हम्म। तो लिखना है इसको, देखना अब तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी समझ में आ जाएगा, आई होप। एंड आई होप हम्म। पीपल हैव मेड नोट्स, वरना फिर कुछ याद नहीं रहेगा लोगों को। ठीक है, अब आते हैं संस्कृति के ऐसे पे। संस्कृति आप हैं यहाँ पे? यस सर। हाँ। तो अब आप पहले आप खुद से सेल्फ एनालाइज कीजिए, आप बताइए कि अब आपको अपना ऐसे कैसा लग रहा है। सर एक्स और वाई जैसे आपने बोला वैसे दो में डिफाइन किया है चीजों को, हम्म। लेकिन आई फील आई हैव नॉट डिस्क्राइब द टॉपिक फर हम्म। आई हैव नॉट ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू टू डिफरेंट पहले शुरू से सब चलते हैं टॉपिक्स एंड संस्कृति। डिफाइन। जैसे टॉपिक अपने आप में एक कोर्ट की तरह है, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डजंट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम, ठीक है। तो एक यस टॉपिक जो सर। अपने आप में एक कोर्ट है, आपने शुरुआत ही की एक और कोर्ट से, तो इज इट रिक्वायर्ड, मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं है? आप इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के लिए कुछ आर्टिकल या एडिटोरियल लिख रहे हैं, आपको एक टॉपिक आपने लिख दिया ऊपर में एंड उसके बाद फिर आप कोई और कोर्ट से शुरू कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि दिस इज अ गुड स्टार्ट। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द एनेक्डोट, ठीक है। एनेक्डोट ठीक ठाक है, बट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि मुझे ये पढ़ते ही समझ में आए कि हाँ समझ में आ गया इसको, मतलब तुम डिफेंड कर लोगे इस टॉपिक को। मतलब देयर कैन बी बेटर एनेक्डोट्स टू इट, क्योंकि जरूर ये बहुत, मतलब ये इजी टॉपिक नहीं है। लोग ये भी बोल सकते हैं कि थिंकिंग जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट टीम हो, मैं इंडिपेंडेंट भी थिंक करके बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, या फिर जो एंशियंट टाइम्स के फिलोसफर्स हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग करके ही बहुत आगे बढ़े हैं, चाहे वो अभी आइंस्टाइन हो जाए, न्यूटन हो जाए, ठीक है। राइट तो सर। अब आपको ये बताना है कि नहीं, जरूरी नहीं कि ऑपोजिट टीम हमेशा एक इंसान ही हो सकता है अपोजिट टीम एक थॉट भी हो सकता है, या फिर कोई एक चली आ रही स्टेटस को माइंडसेट भी हो सकती है। राइट। समझ रहे हो, ये टॉपिक जो है ना, इसमें दो चीजें, या यस तो सर। एक एकदम इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एकदम ही नया थिंकिंग, तब कोई ऑपोजिट टीम नहीं है। एंड वैसे भी थिंकिंग होती है तभी तो हमारा बिल्डअप हुआ है हर चीज। किसी ने कोई चीज पहली बार तो सोची राइट होगी सर। ना, तो पहले उसको बताना होगा। एंड सेकंड फिर ऑपोजिट टीम वाला, जहां पे कोई एक स्टेटस को वाली थॉट है, या फिर कोई एक इंटायरली कन्फ्लिक्टिंग थॉट है एंड उसके हम अपोजिट जा रहे हैं, वो दोनों चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन आपको एनेक्डोट कैसा देना है जो कि आपका इस टॉपिक को वेरीफाई करे कि नहीं ये गेम ही है, ऑपोजिट टीम वाला ही है। जैसे गैलीलियो का हम एग्जांपल लेके कर सकते हैं कि नहीं यार, अर्थ के अराउंड सब कुछ नहीं है, वो एक ऑपोजिट टीम के साथ थॉट उनका ये हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई और भी, मतलब यू गेट माई आइडिया राइट। दिस टॉपिक यू नीड टू राइट अंडरस्टैंड दिस सर। टॉपिक फर्स्ट। तो आई डोंट थिंक कि आपने ये वाला चीज को किया कि एक इंटेलेक्चुअल थॉट का भी एक पूरा एक स्ट्रैंड बन सकता है जिसके लिए मुझे ओपोनेंट टीम की जरूरत नहीं है।
Right, sir. मतलब एम आई टॉकिंग सेंस? डू यू थिंक कि हाँ ये आपने कर दिया, अपने ऐसे में, ये ऐसे में बाहर निकल के आया? सर एक दो पैराग्राफ में डिस्कस्ड है। हाँ, लेकिन मतलब वो एक देखो पूरा अभी एक, सही से याद नहीं आ रहा है क्योंकि एक हफ्ते पहले लिखा था। हाँ बट नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली आपके पूरे ऐसे को पढ़ने के बाद मुझे वो इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं मिला। तो वो था ना कि वाई से एक्स अगर जाना है तो वो काउंटर वाला पॉइंट वहां पे नहीं आया। और एक्चुअली में इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस था, बिकॉज पढ़ते ही वो मतलब थॉट आया मेरे दिमाग में कि यार जरूरी नहीं ओपोनेंट टीम हो, इंडिपेंडेंट थॉट अगर हुआ तब क्या होगा, सर तब क्या लास्ट हुआ में क्या होगा। डिस्कस है, अराउंड 2 पेजेस में है अच्छा, डिस्कस। बाद में आपने डिस्कस किया है। ठीक है, हाँ जी देखते हैं सर। आगे। अच्छा, अब जैसे आप देखिए कि आपने ये जब एंड किया अपना एनेक्डोट, उसके बाद आपने जो सेकंड पैराग्राफ शुरू किया है, ये आपने कनेक्ट करने के लिए काफी अच्छे से शुरू किया है, लेकिन ये एक तरीके से उस एनेक्डोट का ही एक्सटेंशन हो गया, वैल्यू ऐड नहीं किया ये पैराग्राफ, और ये एक बस एक कनेक्टिंग पैराग्राफ बन के रह गया। यस सर। तो यहाँ पे यू कुड हैव डिफाइंड कि हाँ मैं इस एस्से को अब इस तरीके से ले जाना चाहती हूँ। अब आपका मैंने एक स्टाइल देखा कि आप पहले एग्जाम्पल देती हैं एंड उसके बाद आप चीजों को समझाना शुरू करती हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड वे टू राइट थिंग्स, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हर बार आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने थॉट प्रोसेस को समझाने का नहीं मिलेगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि कुछ पैराग्राफ्स को आप एग्जाम्पल से शुरू करके अपने कॉन्सेप्ट को बाद में ले आइए, और कुछ जगह पे आप अपने कॉन्सेप्ट को पहले रखिए एंड एग्जाम्पल्स को बाद में लाइए। तो जहां पे यू आर वेरी श्योर दैट योर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बैंग ऑन एक्सप्लेन व्हाट कॉन्सेप्ट यू वांट टू डिस्कस, देन यू कैन स्टार्ट विद दैट एग्जाम्पल। बट मोस्टली ट्राई टू स्टार्ट with what you want to discuss in that paragraph, the concept of that paragraph। समझ गए? ओके सर। हम्म। यस। ये ऐसे भी कर सकते हैं जो बीच में आपने सब टॉपिक्स यूज किए हैं, तो कुछ लोग सब टॉपिक्स ऐसे यूज करते हैं। अगर आपने पहले ही क्वेश्चंस पूछ लिए कनेक्टिंग पैराग्राफ में, तो आप उन क्वेश्चंस का ही आंसर करते हो, मतलब उन क्वेश्चंस को ही आप सब टॉपिक्स के तौर पे भी आप अलग से दिखा सकते हैं कि हाँ हाँ, अब मैं इस सब टॉपिक को आंसर करने वाली हूँ, या फिर उस क्वेश्चन को मैं आंसर करने वाली हूँ। तो आई लाइक दिस थिंग। इससे क्या होता है कि हाँ दिख जाता है कि अलग अलग से कहाँ कहाँ जा रहा है, ऐसे जो मैंने शुरू में एक्सपेक्टेशन सेटिंग की है क्या मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ कि नहीं। वन थिंग मुझे काफी अच्छा लगा आपके एग्जाम्पल्स एंड द वे यू हैव मेंटेन द फ्लो। योर लैंग्वेज इज रियली गुड, द फ्लो वाज गुड। तो वो जो बेसिक चीजें हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक बस वो थ्रेड एंड एक ज्यादा टाइटली निट एसे जो होता है ना, जिसमें कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दी शुरू में ही एंड देन उसको अच्छे से फॉलो किया विथ एग्जाम्पल्स, आप वो कर लेंगे तो बहुत बढ़िया आपका ऐसे हो जाएगा। दिस वॉज गुड, दिस वॉज एक्चुअली गुड। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आपको और कुछ पूछना है अपने इस वाले हिस्से में? नहीं सर, थैंक यू सो मच। बाकी जो मैंने समझाया है आप उसको एक बार इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिएगा जितने हद तक हो पाए। नेचुरल जो आपका फ्लो है ओके द योर नेचुरल वे ऑफ राइटिंग, डू नॉट चेंज इट। ठीक है, जस्ट ट्रीट माई फ्रेमवर्क एज समथिंग विच कैन एड ऑन, अगर आपको मान लीजिए कभी लगता है कि हाँ वो एड ऑन कर सकता है, नहीं तो डू नॉट चेंज योर नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग। ऑलराइट। ओके, ठीक है। तो आई थिंक सेशन अब एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। किसी को कुछ पूछना है इसके बाद, और कुछ ये करना है क्या? इस सेशन एंड हो जाएगा अभी 1 मिनट से भी कम में। ओके, देन वी कैन एंड इट। ठीक है, चलो, सी यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।